इस वीडियो में बायो सेवर्ट नियम के कुछ अनुप्रयोग अब हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ इस नियम का प्रयोग करके हम अ, कुछ और फैक्ट्स को जान सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वृत्ताकार कुंडली के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो सेवर्ट नियम का उपयोग करते हुए कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो एक कुंडली है, वृत्ताकार कुंडली, एक तार, उसको वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। ये इसका केंद्र है। मान लो इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, जैसा कि तीर के निशान के द्वारा दिखाया गया है। ये दक्षिणावर्त दिशा में, अगर हम ऊपर से देखें तो दक्षिणावर्त दिशा में इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई। मान लो इसकी त्रिज्या आर है। तो धारा प्रवाहित करने के लिए वास्तव में इस तरह का एक प्रबंध होना चाहिए। एक बैटरी है, उस बैटरी के द्वारा दो तार लिए गए हैं, उनके द्वारा इस कुंडली में धारा प्रवाहित की जा रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बायो सेवर्ट नियम का हमको उपयोग करना है। तो एक छोटे से अवयव, धारा अवयव, जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा अवयव उसको कहा जाता है। तो एक छोटे से अवयव के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, उसी केंद्र पर हमको निकालना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बायो सेवर्ट नियम का उपयोग करते हुए प्राप्त करेंगे। और फिर इस पूरे वृत्त को ऐसे ही छोटे छोटे अवयवों में बांट करके अंत में सबको जोड़ देंगे। उनके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे उनको जोड़ देंगे। तो हमको केंद्र पर कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये धारा अवयव, इसके कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा आर दूरी पर स्थित है। तो डीवी बायो सेवर्ट नियम के हिसाब से होता है डीवी बराबर μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। बायो सेवर्ट नियम था ये। तो जो कुल चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा केंद्र पर, वो डीबी को इंटीग्रेट करके प्राप्त होगा। तो वास्तव में प्रोसेस जैसे हमने कहा कि पूरे वृत्त को छोटे छोटे भागों में तोड़ेंगे, हर भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे और फिर उन चुंबकीय क्षेत्रों का सदिश योग प्राप्त करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीबी करके हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। और सभी के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जो हमने 3 नियम पढ़े थे, किसी का भी उपयोग अगर हम करें यहाँ पर, तो यहाँ पर इस तल की, जो तल हमको दिखा रखा है नीली पृष्ठभूमि में दिख रहा है तल, तो इस तल से नीचे की ओर को होगा। अगर हम इसको स्क्रीन के तल में माने अगर, तो नीचे की ओर को। तो इस तरीके से बी का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी बी का मान रख दिया हमने बायो सेवर्ट नियम से जो प्राप्त हुआ था। अगले स्टेप में साइन थीटा का मान यहाँ पर देखें हम अगर, तो क्योंकि किसी भी वृत्त में त्रिज्या परिधि पर लंब होती है, तो जो अवयव और अवयव को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण थीटा है वो 90 डिग्री होगा। तो इस तरीके से साइन 90 जो है वो 1 होता है, तो इसका मान इतना हो जाएगा। अब क्योंकि इसमें बाकी सारे कांस्टेंट हैं, सारे अवयवों के लिए समान है, आई का मान सभी अवयवों के लिए समान होगा, आर का मान सभी अवयवों के लिए समान होगा। तो इस तरीके से बी का मान जो है वो μ0/4 पाई आई/r² इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। तो बाकी जो कॉन्स्टेंट्स है उनको हमने इंटीग्रेशन चिन्ह से बाहर ले दिया। तो ये जो है ये हमको प्राप्त हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, यानी कि सभी अवयवों का योग अगर करेंगे तो वृत्त की परिधि के बराबर आएगा। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, तो 2 पाई आर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो आर से आर की एक घात कैंसिल हो जाएगी, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और 2×4 2 बार कट जाएगा। तो ये हमको प्राप्त होगा बी बराबर μ0I/2r। अब अगर इस कुंडली में n फेरे हों, तार को n बार लपेटा गया हो, तो फिर ये इसका n गुना हो जाएगा। तब कुंडली में अगर n फेरे हों तो b का मान होगा b बराबर μ0NI/2r। जो भी मान था उसको n से गुणा कर दिया हमने। तो इस तरीके से बायो सेवर्ट नियम का उपयोग करते हुए वृत्ताकार कुंडली के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमको प्राप्त हो जाता है।
एक और अनुप्रयोग इसका लेते हैं। ये है धारावाही वृत्ताकार लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो धारावाही लूप अभी हमने जो बात करी थी वही, अब वो तो उसके केंद्र पर हमने प्राप्त किया था, अब इसकी अक्ष पर प्राप्त कर रहे हैं। तो अक्ष ये है, कैसे होता है वो पता होना चाहिए। अगर हम इसके तल के लंबवत दिशा में केंद्र से होकर जाने वाली एक रेखा खींचें तो वो वृत्त की अक्ष कहलाता है। तो एक धारावाही वृत्ताकार लूप, मतलब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ये इसकी त्रिज्या है, मान लो ए त्रिज्या इसकी है, और इस दिशा में इसमें एक धारा प्रवाहित हो रही है आई। तो इसकी अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु अगर हम देखें, बिंदु P, तो इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा ये हम ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे, बायो-सैवर्ट नियम का उपयोग करना है। तो एक छोटा सा धारा अवयव लेंगे, जैसे यहाँ पर लिया हमने ये धारा अवयव, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे और फिर पूरी कुंडली के कारण जो क्षेत्र प्राप्त होंगे उनका सदिश योग प्राप्त कर लेंगे। तो जो dl होगा, वास्तव में अगर किसी भी बिंदु पर हम dl वृत्त का एक छोटा सा भाग लेना है तो उसकी दिशा कहाँ को ली जाएगी, अब तो उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच देंगे, वही dl की दिशा होगी। तो जैसे हमने यहाँ पर सबसे उच्चतम बिंदु पर लिया है वृत्त के, तो जो dl होगा वो स्पर्श रेखा अगर खींचें तो क्षैतिज दिशा में इस स्क्रीन के तल के लंबवत होगा, स्क्रीन के तल के लंबवत। तो ये dl की दिशा होगी। अब इस बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो इस अवयव को उस बिंदु P से मिला दिया हमने। तो मान लो ये दूरी r है, तो धारावाही लूप के एक अल्पांश धारा अवयव जिसको कहा गया है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बायो-सैवर्ट नियम का उपयोग करते हुए अगर देखें तो dB बराबर μ0/4 पाई आई dl क्रॉस आर कैप बटा आर स्क्वायर। तो वेक्टर फॉर्म में जो हमने लिखा था बायो-सैवर्ट नियम, उसका अब यहाँ पर उपयोग होना है, क्योंकि हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से विशेष मतलब है इस वाले डायग्राम में। तो इसमें क्या होगा, जो dB की दिशा होगी उस पर ध्यान देना है, वो dl और r से मिलकर जो तल बनेगा उस तल के लंबवत होगी। तो जैसा हमने वहाँ पर समझा था बायो-सैवर्ट नियम का, जब वेक्टर स्वरूप की बात हमने करी थी, तो ये होगा। अब इसका अगर मान कहें तो ये हो जाएगा μ0/4 पाई आई dl/r²। तो यहाँ पर ध्यान ये देना है कि dl को जब हमने बिंदु P से मिलाया था रेखा R के द्वारा, तो R और dl के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा प्रत्येक स्थिति में। तो वो फिगर 3 डायमेंशनल फिगर हमारे दिमाग में होनी चाहिए। dl और r के बीच में हमेशा कोण जो है वो 90 डिग्री का बनेगा। तो साइन 90 एक होता है, तो इसलिए आई dl बटा आर स्क्वायर होगी। तो ये जो दिशा होगी dB की, उस पर ध्यान देना है हमें। dl और r से जो तल बना, जैसे कि हमने चित्र में दिखा दिया है, तो इस तल के लंबवत ये तल जो है x अक्ष से झुका हुआ है, दिख रहा है हमें चित्र में। मान लो थीटा कोण से झुका है, अभी हम इसको देखेंगे। तो क्योंकि x अक्ष के साथ ये तल झुका हुआ है, तो इस पर लंब भी जो है वो y अक्ष से झुका होगा। तो ये जितना x अक्ष से झुका होगा, ये dB y अक्ष से उतना ही झुका होगा। तो ये dB की दिशा इस प्रकार से होगी, इस तल के लंबवत। ये विशेष चीज़ है इसमें, इसकी दिशा के विषय में ध्यान देना है हमें। तो इस तरह से हमको dB प्राप्त हो जाएगा। अब क्या, मान लो ये कोण अगर थीटा है, झुकाव जो इसका था, तो ये y अक्ष है x अक्ष के लंबवत, तो ये वाला कोण भी थीटा है। सिंपल सा लॉजिक ज्योमेट्री का अगर हम इस्तेमाल करें, तो ये कोण अगर थीटा है, तो अब हमको क्या करना है, इस पूरी कुंडली के कारण धारावाही वृत्ताकार लूप जो है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, उसका सदिश योग ज्ञात करना है। तो सदिश योग ज्ञात करने के लिए हम वेक्टरों के वियोजन विधि का जो था उसका उपयोग करेंगे। तो इसके दो घटक कर देते हैं, dB के दो घटक, एक यहाँ को और दूसरा यहाँ, एक x अक्ष की दिशा में, दूसरा y अक्ष की दिशा में। तो ये दो घटक हमको प्राप्त हो जाएंगे। इनके मान क्या क्या हो जाएंगे, ये dB साइन थीटा होगा और दूसरा वाला dB कॉस थीटा होगा। जैसा हम बार बार रिपीट करते हैं, जो घटक
जिस घटक के साथ कोण नापा गया हो कॉस थीटा के टर्म्स में होता है। तो डी वी कॉस थीटा डी वी साइन थीटा। अब क्या होगा, ठीक इसके अपोजिट एक और एलिमेंट ले लो। वृत्त में ऐसा होगा, कोई भी एलिमेंट है उसके अपोजिट भी दूसरा अवश्य होगा। तो इसके अपोजिट लिया है, अब यहाँ पर लिया है बिल्कुल नीचे, इस वृत्ताकार लूप के निम्नतम बिंदु पर हमने लिया है। तो इसके कारण अब जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये वाला धारा अवयव ले रखा है नीचे, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र भी निकाल लेंगे। तो ये मिला है, कहाँ को होगा, जैसे ऊपर क्या था बिल्कुल वैसे ही वही स्टेप होंगे। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके भी अगर घटक करें तो ये दो घटक हो जाएंगे, एक डी बी साइन थीटा होगा और दूसरा डी बी कॉस थीटा होगा। तो वही उस तरह से मान हो जाएंगे। अब क्या है, ये जो डी बी कॉस थीटा वाला टर्म है ये एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, जबकि डी बी साइन थीटा वाले घटक जो हैं वो एक ही दिशा में आ रहे हैं। तो जो अपोजिट वाले होंगे वो कट जाएंगे। तो यहाँ पर हमने दो अपोजिट धारा अवयव ले रखे हैं। ऐसे ही अगर हम इसको बहुत सारे भागों में बांट दें, पूरी परिधि को अनंत भागों में अगर थ्योरेटिकली कहा जाए, तो उसके अपोजिट में भी कोई ना कोई होगा। तो सबको अगर जोड़ें आप, तो ये डी बी कॉस थीटा वाले घटक कट जाएंगे और डी बी साइन थीटा वाले घटक जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से बिंदु P पर इस वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण, संपूर्ण लूप के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो डी बी साइन थीटा वाले पदों को जोड़ के प्राप्त होगा। अब इसके लिए मैथमेटिकल जो तरीका होता है वो इंटीग्रेशन होता है। तो इस तरीके से संपूर्ण लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र बिंदु बी पर होगा, पी पर होगा, बी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन थीटा। डी बी साइन थीटा वाले पद जो हैं वो जुड़ जाएंगे। तो इसको अब आगे को हमें हल कर लेना है। डी बी का मान कितना है यहाँ पे पता है हमको, μ0/4 आई डी एल बटा आर स्क्वायर, और ये साइन थीटा। अभी ध्यान देना है, ये बायो सेवर्ट नियम में जो साइन थीटा आता है वो वाला साइन थीटा नहीं है। वहाँ पर तो थीटा 90 डिग्री हो गया था, ये थीटा यहाँ पर झुकाव है। अभी ये डी एल एक्स अक्ष के साथ कितना इसका झुकाव है वो वाला कोण है। अब इसको हल कर लें अगले स्टेप में। और साइन थीटा अगर देखें इस चित्र में, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण ए बटा आर हो जाएगा। तो साइन थीटा का ये मान रख दिया हमने अगले स्टेप में। अब इसमें क्या है, जो कांस्टेंट पद है जो हर अवयव के लिए समान होंगे उनको इंटीग्रेशन चिन्ह से बाहर ले लिया। μ0/4 आई का मान सभी के लिए समान होगा, ए का मान सभी के लिए समान होगा, आर का मान सभी के लिए समान होगा। वृत्त की परिधि पर कहीं पर भी कोई एलिमेंट लें वो बिंदु P से समान दूरी पर होगा। तो ये सारे हमने बाहर ले लिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। अब ये डी एल जो एलिमेंट हमने लिया है वृत्त की परिधि पर लिया है, तो सारे खंडों को जोड़ेंगे तो वृत्त की परिधि के बराबर आएगा। वृत्त की त्रिज्या ए ली गई है, ध्यान देना है, 2πr का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आर यहाँ पर वृत्त की परिधि, वृत्त की त्रिज्या आर नहीं ली गई है, ए ली गई है। तो 2πa प्राप्त होगा। तो इसको अगर हल करें अब अगले स्टेप में, तो क्या हो जाएगा, μ0/4 हो गया। ऊपर देखें अगर 2πa स्क्वायर हो गया, 2 बार आ रहा है, इंटू आई बटा आर क्यूब हो गया। तो आर क्यूब को जैसे कैसे लिखा है इसको समझ लेते हैं चित्र से, क्योंकि आर स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय का अगर उपयोग करें डायग्राम से, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आर की क्यूब का मान जो है वो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। तो ये सूत्र हमको प्राप्त हो जाएगा धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना होगा। अब अगर कुंडली में n फेरे होंगे तो इसका n गुना हो जाएगा। तो एक कैपिटल N और आ जाएगा, जहाँ कैपिटल N कुंडली में फेरों की संख्या होगी। तो ये जो है बायो सेवर्ट नियम का उपयोग करते हुए हमने दूसरा सूत्र प्राप्त किया। एक और सूत्र प्राप्त करेंगे, ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो कैसे प्राप्त करते हैं इसको भी देखते हैं। ये एक ऋजुरेखी धारावाही चालक है, सीधा धारावाही चालक है, मतलब मान लो CD हम इसको कह देते हैं। अब इसको AB से शुरू इसलिए नहीं किया क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम B लेटर का उपयोग कर रहे हैं, तो फिर कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए AB को क्रॉस करने के बाद आगे को लिया CD। I धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, इसके कारण हमने एक बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
तो कैसे ज्ञात करते हैं? बायो-सैवर्ट नियम का उपयोग करना है। तो क्या करना होगा? एक छोटा सा अवयव लिया जाएगा, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे और फिर इस पूरे तार के कारण सभी अवयवों को जोड़ के चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त कर लेंगे। तो मान लो इस बिंदु P की इस तार CD से दूरी ये है ए, ये क्यू पी क्यू ये रेखा हो गई। तो इसकी जो दूरी है वो मान लो ए है। लंब खींच दिया P से, तो वो तार से इस बिंदु P की दूरी को व्यक्त करेगा। तो वही करेंगे, बायो-सैवर्ट नियम का उपयोग करना है। एक छोटा सा अवयव dl लेंगे, इस अवयव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे और फिर सभी को जोड़ देंगे। तो क्या करना होगा हमें? क्या थोड़ा ज्योमेट्रिकल इसकी रचना करनी है। इसके मान लो इस एलिमेंट को हम EF कहते हैं। तो इन दोनों को, E और F दोनों बिंदुओं को बिंदु P से मिला दिया, क्योंकि हमको दूरी की आवश्यकता होती है। तो हम ये कहेंगे कि इस अवयव से बिंदु P की दूरी r है, क्योंकि ये अनंत सूक्ष्म लिया गया। चित्र में दिखाने के लिए हमने इसको EF इतना बड़ा करके दिखाया, वास्तव में बहुत सूक्ष्म दूरी है। तो चाहे हम EP कहें, चाहे हम FP कहें, इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होगा। तो दोनों के ही मान r होंगे। EP बराबर r और FP बराबर r, दोनों के मान लगभग लगभग एक जैसे होंगे, ज़्यादा फर्क नहीं होगा इसमें। तो मान लो ये वाला कोण हमको बायो-सैवर्ट नियम का उपयोग करना है। तो अवयव को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा और अवयव के बीच का कोण, मान लो ये कोण थीटा है। यहाँ पे जो बिंदु P पे इस अवयव का EP रेखा जो कोण बना रही है, मान लो ये वाला कोण जो है वो फाई है। और अब इसी कोण को आगे बढ़ाते हुए जो हमने छोटा सा अल्पांश लिया है, तो उसको डी फाई कह देते हैं। तो ये वाला कोण मान लो डी फाई है। तो जो छोटा सा अवयव dl है, इसके कारण बायो-सैवर्ट नियम का उपयोग करते हुए dv का मान होगा μ0/4 I dl साइन थीटा बट्टा r स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, जैसे हम देखें थीटा और r ये दोनों चीज़ें हर एलिमेंट के लिए अलग अलग होंगी। थीटा का मान भी बदलेगा, r का मान भी बदलेगा। तो दो जो है वो वेरिएबल इसमें आ गई। तो इस तरह से अगर इसको अब हम इंटीग्रेट करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होगी। तो इसको सरल करने के लिए, मैथमेटिकल इसको थोड़ा इजी करने के लिए, इसको फिर दूसरे प्रकार से लिखा जाता है ताकि उसमें एक ही वेरिएबल आ जाए। तो वो कैसे करते हैं, वो स्टेप हमको थोड़े ध्यान देने हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो dl साइन थीटा को हम चेंज करने जा रहे हैं। तो क्या करा हमने, E से बिंदु EF जो एलिमेंट लिया था वहाँ से एक लंब खींच दिया। अभी लंब खींचेंगे तो जहाँ पर ये काट रहा है FP को, तो मान लो ये बिंदु G पे इसको काटता है। तो इस तरीके से आप PE और PG बराबर होंगे, क्योंकि जैसे हमने कहा कि ये EF जो है बहुत ही सूक्ष्म दूरी है। तो यहाँ से अगर लंब डाल देंगे तो ये PE और PG दूरियाँ बराबर हो जाएंगी, लगभग बराबर हो जाएंगी, ज़्यादा फर्क नहीं होगा इनमें। तो दोनों को ही R माना जा सकता है। तो अब इस चित्र में अगर हम देखें, साइन थीटा बराबर EG बटा DL, लंब बटा कर्ण। तो उस हिसाब से EG बराबर हो जाएगा DL साइन थीटा। तो DL साइन थीटा बराबर EG इस सूत्र को आधार मानते हुए लिखा गया है। तो इसको फिर अगर आगे को देखें, अब EG देखें, बिंदु P पर EG बिंदु P पर एक कोण अंतरित कर रहा है डी फाई। तो कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या का उपयोग करते हुए, चाप हो गया EG, त्रिज्या हो गई R और कोण हो गया डी फाई। तो क्या मिलेगा हमको, कोण यानी कि डी फाई बराबर EG बटा R। तो उस हिसाब से EG बराबर हो जाएगा R डी फाई। तो इसको फिर हमने चेंज कर दिया। तो अब dB का मान हो जाएगा μ0/4 I dl की जगह पर लिख दिया R डी फाई, तो बटा R स्क्वायर, इसको ऐसे ही छोड़ दिया हमने। अगले स्टेप में ये हो जाएगा, एक R कट गया, R स्क्वायर से एक घात कर दी तो R बच गया। अब इसको हम इस चित्र में अगर देखें, कॉस फाई बराबर आधार बट्टा कर्ण A बट्टा R। तो कॉस फाई बराबर A बट्टा R। तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, R बराबर A बट्टा कॉस फाई लिख सकते हैं। तो R का ये मान इसमें रख दिया ऊपर वाले में।
तो आर की जगह पर लिख दिया ए बट्टा कॉस फाई। तो ए और कॉस फाई जो है वो ऊपर चला गया, तो मिलेगा म्यू 0/4 पाई आई कॉस फाई डी फाई बट्टा ए। अब क्या है, इसमें एक केवल वेरिएबल रहा। अगर हम एलिमेंट को बदलते हैं, पूरे प्रक्रिया पता है हमको, पूरी जो सीधी रेखा है उसको छोटे छोटे भागों में बांटना है, कोई भाग छूटना नहीं है। तो हर एलिमेंट जो डीएल हम लेंगे उसके लिए अगर देखें तो फाई का मान बदलेगा, तो केवल एक वेरिएबल रहा कॉस फाई। तो यह थोड़ा इजी फॉर्म में आ गया। तो b बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, बाकी प्रोसीजर हमको पता है, तो ये हो जाएगा। अब हमको जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन की लिमिट चाहिए। तो ये जो रेखा है, इस रेखा के दो सिरों को हमने बिंदु P से मिला दिया। तो ये कोण फाई के टर्म्स में, क्योंकि इंटीग्रेशन हो रहा है, तो फाई के मान क्या क्या होंगे अब, तो नीचे की ओर को -d(φ1) इसको कह देते हैं, नीचे को कोण वामावर्त दिशा में ऋणात्मक होगा, और ऊपर वाले कोण को φ2 कहते हैं। तो -φ1 ऊपर को φ2, तो ये लिमिट हो जाएंगी। फाई का जो मान चेंज होगा -φ1 से लेके φ2 तक होगा। तो इंटीग्रेशन की ये लिमिट बन जाएंगी -φ1 to φ2, और डी का मान ऊपर जो हमने निकाला था वो मान रख दिया। जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको इंटीग्रेशन चिन्ह से बाहर ले लिया, तो cos फाई डी फाई इंटीग्रेशन चिन्ह के अंदर रहा। अब इंटीग्रेशन के सूत्र का उपयोग करें तो cos फाई का इंटीग्रेशन sin फाई होता है। तो sin फाई -φ1 φ2, इसको अगर हल करेंगे तो ये निकलता है b = म्यू 0/4 आई बटा ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो ये जो है एक सीमित लंबाई के सीधे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमको प्राप्त हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही।